आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी जी के द्वारा नमक कानून के उल्लंघन के उद्देश्य से शुरू किए गए दांडी यात्रा के विषय में। ये जो दांडी यात्रा है इससे संबंधित जो भी घटनाएं घटित हुई थी ये सारा कुछ हम लोग देखेंगे। वैसे तो पिछले वाला जो सविनय अवज्ञा वाला वीडियो था उसमें मैंने बताया था, फिर भी इसमें आज जो है हम लोग कुछ और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे डिटेल में। दांडी यात्रा, यहां से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दांडी यात्रा कब हुआ था भाई? तो ये मार्च अप्रैल 1930 की ये घटना है। देखो क्या होता है दांडी यात्रा, इसके शुरू में क्या हुआ था, पहले क्या हुआ था, कैसे इसकी रूपरेखा तैयार हुई। दिसंबर 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य को निर्धारित किया कि भाई अब हमारा जो है अंतिम लक्ष्य क्या होगा, पूर्ण स्वराज्य, मतलब कि पूरी तरह से स्वतंत्रता, अंग्रेजों को भारत छोड़ना होगा, इस टाइप से। तो ये जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ। 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में रावी नदी के तट पर ध्वजारोहण किया जाता है अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। इसके बाद इसी अधिवेशन में यह भी घोषणा की गई कि अब जो है प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 26 जनवरी 1930 को देश भर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अब जो है इस लाहौर अधिवेशन में ही ये तय कर लिया गया था कि आने वाले समय में हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए एक रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता थी। तो यहां पर महात्मा गांधी क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार को पहले चुनौती देते हैं, एक तरह से उनको चेताने के लिए कि भाई आप जो है हमारी कुछ मांगे पूरी करो, नहीं तो हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेंगे। तो इस चीज के लिए गांधी जी क्या करते हैं, 30 जनवरी, 30 कुछ पुस्तकों में 31 जनवरी भी मिला, 30 जनवरी 1930, माफी चाहूंगा, 30 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी जी ने अपने पत्रिका, इनकी एक पत्रिका थी यंग इंडिया, इसमें इन्होंने एक लेख लिखा। यंग इंडिया में एक लेख लिखा और उस लेख के माध्यम से अपनी 11 सूत्रीय मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष तथा जनता के समक्ष रखी। कि जनता के समक्ष ऐसे कि भाई हमारी ये मांगे हैं जो कि ब्रिटिश सरकार को माननी है। तो जनता के समक्ष प्लस ब्रिटिश सरकार के समक्ष यंग इंडिया में इस तिथि को गांधी जी ने रखी। टोटल कितनी मांगे थी? 11 मांगे थी। कितनी मांगे? 11 मांगे। इसी कारण इसको जो है 11 सूत्रीय मांग बोला जाता है, 11 सूत्रीय मांग। इस 11 सूत्रीय मांग में काफी कुछ था, जैसे कि जो रुपए का जो अवमूल्यन करने को बोला गया था, रुपए का, 1 रुपए को जो रुपए का अवमूल्यन है वो 1 शिलिंग 4 पैसे के बराबर होना चाहिए। सेना पर व्यय कम करो, जो सिविल सर्विस के लोग हैं उस पर खर्चा कम करो। इसके अलावा नमक पर लगाए गए कर को समाप्त करो, विदेशी वस्तुओं पर कर लगाओ। तो ये सारा मांग जो है इस 11 सूत्रीय मांग में शामिल था। तो ये 30 अथवा 31 जनवरी 1930 को यंग इंडिया समाचार पत्र के माध्यम से महात्मा गांधी ने देश की जनता के समक्ष रखा, प्लस ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा। लेकिन जो ब्रिटिश सरकार थी उसके कान में जूं भी नहीं रेंगा। अब जो है महात्मा गांधी ने क्या किया, वो जो है 2 मार्च 1931 तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन, उसको एक पत्र लिखते हैं। इरविन उस समय जो है भारत का वायसराय था। ये भी काफी बार पूछा गया है कि जो नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी यात्रा चला था तो वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन, ये भारत का वायसराय था। तो 2 मार्च 1931 नहीं, माफी चाहूंगा, बार बार मैं 31 बोल रहा हूं, इसके लिए सॉरी। तो 2 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने इरविन को एक पत्र लिखा और उस पत्र में ब्रिटिश सरकार के आलोचना की। ब्रिटिश सरकार के जो दुष्प्रभाव हैं उनको बताया कि भाई आप लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हो, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो, शोषण कर रहे हो, देश को लूट रहे हो, इस तरह से लिखा होगा, दुष्प्रभावों को बताया था। उसके बाद इस पत्र में 2 मार्च 1930 वाले पत्र में जो 11 सूत्रीय मांगे हैं उसको भी उन्होंने उसमें ऐड किया और इरविन से बोला कि भाई हमारी ये मांगे हैं, आप जो है इन मांगों को 12 मार्च 1930 तक मान लीजिए। कब तक बोला गया?
12 मार्च 1930। कुछ पुस्तकों में ना 11 भी मिलता है, कुछ पुस्तकों में 11 मार्च भी मिलता है। तो 12 मार्च 1930 तक इन मांगों को आप मान लीजिए, अन्यथा हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देंगे। अब जो इरविन था मानता नहीं है, भाड़ में जाओ तुम, तुम्हारी मांगों को हम नहीं मानते। तो इरविन ने जो है गांधी जी की मांगों को ठुकरा दिया। तब जैसा कि गांधी जी ने बोला था 12 मार्च तक का टाइम दिया था ना महात्मा गांधी जी ने, तो 12 मार्च का समय आ जाता है, बोलते हैं गांधी जी चलो ठीक है, अब हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, जो कि पहले से तय था। गांधी जी को मालूम था इरविन जो है मानने वाला नहीं है, भाई अंग्रेज काहे को मानेंगे, भारतीयों को क्यों कोई अधिकार देगा। तो गांधी जी को सब कुछ पता था कि भाई ये तो जो आंदोलन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, वो तो शुरू होना ही होना है, ये तो बस एक तरह से चेताने के लिए था कि भाई ये मांगे पूरी कर लो, लेकिन मांग जो है ये कभी भी पूरी करने वाला नहीं था। तो पहले से ही पूर्व नियोजित था कि 12 मार्च 1930 से जो है नमक कानून के उल्लंघन के लिए दांडी यात्रा करना है, पहले से तय था सारा कुछ। तो 12 मार्च 1930 को पूर्व नियोजित योजना के तहत ये जो यात्रा है वो शुरू होती है, जो कब तक चलती है, 6 अप्रैल 1930, पूरे 24 दिन यात्रा चली थी। थोड़ा सा कुछ मैं डाटा बता देता हूं, उसके बाद आगे बताऊंगा। इसमें टोटल 78 यात्री थे, 78 अनुयायी। महात्मा गांधी जी के साथ जो अनुयायी थे उनकी संख्या कितनी थी, 78, बहुत बार पूछा गया है। और ये जो यात्रा है ये 390 किलोमीटर की यात्रा थी। कुछ पुस्तकों में आपको 375 मिलेगा, 385, 386, इसके अलावा 240 मील, 390 किलोमीटर अथवा 240 मील ये यात्रा थी। कहां से कहां तक चली थी, तो अहमदाबाद के साबरमती से, अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से ये शुरू होता है। और गुजरात में एक जिला था उस समय नवसारी, नवसारी का एक गांव था दांडी, जो कि समुद्र तट में था। तो यहां तक ये चलता है, नवसारी ध्यान रखेंगे। गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू हुई, जो कि गुजरात के ही नवसारी जिले के दांडी नामक समुद्र तट तक चला था। और ये जो साबरमती आश्रम से दांडी तक की जो यात्रा थी, जो कि 390 किलोमीटर दूर था, तो ये जो यात्रा थी महात्मा गांधी जी और उनके 78 अनुयायियों ने 24 दिन की पैदल यात्रा के द्वारा तय की। और ये जो यात्रा थी गांवों के बीच से हुआ था, न कि इन्होंने कोई बिल्कुल पक्की सड़क चुन ली और वहां से चल चल के जा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल वो गांवों से। अब भाई गांव की सड़कें आज आप लोग देखिएगा, आज बिल्कुल खस्ता हाल है, तो उस जमाने में तो और भी खराब रही होगी। तो वैसे रास्तों से चलते हुए ये लोग जो है दांडी पहुंचते हैं 24 दिन के बाद, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचते हैं। अब यहां पर दांडी पहुंच करके महात्मा गांधी जी ने क्या किया, दांडी पहुंचते हैं तो वहां पर उनका स्वागत जो है सरोजनी नायडू ने किया था। किसने किया, सरोजनी नायडू, स्वर कोकिला जिनको बोला जाता है, सरोजनी नायडू, इन्होंने स्वागत किया। दांडी पहुंच करके महात्मा गांधी जी समुद्र तट जाते हैं और वहां पर चूंकि वहां नमक वगैरह बनता था, तो समुद्र किनारे से एक मुट्ठी नमक उठाते हैं और उसी से जो है नमक कानून का उल्लंघन हो जाता है। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है कि ये जो यात्रा थी, मतलब महात्मा गांधी जी बिल्कुल 390 किलोमीटर 24 दिन तक पैदल आए साबरमती से दांडी, और एक मुट्ठी नमक उठाया, उसी से जो है नमक कानून का उल्लंघन हो गया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात थी, ये सोचने वाली बात है। तो देखिएगा क्या था कि उस जमाने में अंग्रेजों ने नमक पर एकाधिकार स्थापित कर रखा था। नमक बनाने से लेकर के उसके वितरण तक, मतलब कि उसको बेचने तक, सब कुछ पर अंग्रेजों का अधिकार था। क्योंकि अंग्रेज ये जानते थे कि जो नमक, जो कि व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, अगर इस पर हम लोग एकाधिकार बना सकते हैं, एकाधिकार कायम कर ले, तो बहुत पैसा बना सकते हैं। तो वो लोग जो है जब चाहे तब नमक का मूल्य बढ़ा देते थे, नमक पर टैक्स लगा देते थे। समुद्र किनारे, समुद्र से नमक निकलता है ना, आज देखिएगा आप लोग जो भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है, गुजरात वगैरह में काफी नमक बनता है, तो वहां पर जो तटवर्ती क्षेत्र के जो लोग हैं वो नमक की खेती करते हैं, उनके आजीविका का स्रोत है। लेकिन उस जमाने में, अंग्रेजों के समय में, कोई भी व्यक्ति, तट क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति अगर नमक बनाता था
तो वो नमक कानून के उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता था, उसको लंबी सजाएं दी जाती थी। जबकि अंग्रेजों के पहले जो समुद्र तट के लोग होते थे ना, वो नमक बनाते थे और उससे अपना रोजी रोटी चलाते थे, पूरे देश में बेचा करते थे। लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज को बंद कर दिया और नमक के कारोबार पर अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। तो नमक जो कि हर एक व्यक्ति की, चाहे वह व्यक्ति गरीब हो, चाहे वह अमीर हो, चाहे वह निरक्षर हो, चाहे वह साक्षर हो, कोई भी हो, नमक सबके लिए आवश्यक चीज थी। तो यहां पर अंग्रेजों ने जो है नमक पर एकाधिकार कायम करके नमक के मूल्यों को काफी बढ़ा दिया था और कोई भी व्यक्ति नमक नहीं बना सकता था अपनी इच्छा से। तो इसको जो है गांधी जी ने तोड़ा। अब यहां पर गांधी जी साबरमती आश्रम से किसी गाड़ी में या किसी भी माध्यम से, रेल से दांडी आते, नमक कानून तोड़ देते, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन गांधी जी ने 390 किलोमीटर पैदल चलना क्यों तय किया? तो देखो गांधी जी का प्लान क्या था। गांधी जी अच्छा, यहां जो 78 अनुयायी थे ना, इनमें एक ब्रिटिश मूल का अमेरिकी पत्रकार था जिसका नाम था वेब मिलर। ये अमेरिकी पत्रकार था। इसके अलावा उस समय गांधी जी से प्रभावित होकर के दुनिया भर के, मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और भी कुछ पत्रकार यहां पर थे जो रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए थे। तो ये जो पत्रकार है, वेब मिलर हो गए और दूसरे पत्रकार हो गए, राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे पत्रकार, उनको जो है महात्मा गांधी ने अपने साथ कर लिया। क्योंकि देखो महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को बड़े ही बेहतरीन तरीके से शुरू किया था। सबसे पहले 11 सूत्रीय मांग उन्होंने इस यंग इंडिया पत्रिका के माध्यम से बोला कि ये मांगे मानो, नहीं तो हम एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे जिससे तुम्हारा पूरा दुनिया हिल जाएगा, इस टाइप से। तो शुरू से जैसे कि लग रहा था कि भाई कोई बहुत बड़ा आंदोलन होगा, बहुत बड़ा आंदोलन होगा। इससे पहले वो 31 दिसंबर 1929 में लाहौर में ध्वजारोहण, फिर 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस। तो ये सारी चीजें जो है इस बात पर मतलब कि ये हिंट दे रही थी कि भाई कोई बहुत बड़ा आंदोलन, कुछ ना कुछ होने वाला है। तो जो दुनिया भर के जो पत्रकार थे, भारत के जो पत्रकार थे, वो जो है गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसके क्रियाकलापों पर बहुत ज्यादा नजर बनाए रखे हुई थी। तो यहां पर भी जो है जैसे 11 सूत्रीय मांग, फिर ये 2 मार्च 1930 वाला घटना, फिर ये 12 मार्च से ये आंदोलन शुरू हो जाता है। तो ये जो 24 दिन की यात्रा थी, जो 390 किलोमीटर वाला, तो इसमें काफी सारे पत्रकार गांधी जी के साथ साथ चले थे। ये जो 78 मैंने यहां संख्या लिखी है ना कि महात्मा गांधी जी के साथ 78 अनुयायी थे, ये 78 अनुयायी तो साबरमती आश्रम से निकले थे, जिसको गांधी जी ने चुना था कि ये 78 लोग मेरे साथ चलेंगे। लेकिन गांधी जी जहां से भी, जिस भी गांव से गुजरे, उस गांव और उस गांव के आसपास के जितने भी लोग थे, जो भी वहां पहुंच सकते थे, सब गांधी जी के दर्शन के लिए पहुंचते। और जितने भी ये उनके अनुयायी थे, 78 यात्री अनुयायी थे, उन सब का जो है बिल्कुल उनका उचित आव भगत सत्कार किया जाता था। उनके खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी, उनके ठहरने की व्यवस्था की जाती थी। और जब वो दल आगे जब बढ़ता, ऐसा नहीं है कि गांधी जी पूरा दिन रात चलते जाएंगे, भाई रुकेंगे भी ना, तो बीच बीच में रुक रुक करके लोगों को भाषण देते थे, अपने विचार बताते थे, आराम करते थे, तो लोगों के साथ विचार विमर्श करते थे। अच्छा, ये जो 24 दिन की यात्रा थी ना, 390 किलोमीटर, तो इस बीच काफी सारे गांव पड़े। तो इस बीच काफी सारे सरकारी कर्मचारी, जो ग्रामीण स्तर के जो सरकारी कर्मचारी थे, जो गांव में पोस्टेड थे या फिर जिनका गांव से ताल्लुक था, जो उस समय गांव में रहे होंगे, तो वो महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर के 300 सरकारी कर्मचारियों ने इस बीच अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। मतलब महात्मा गांधी जी, देखो असहयोग आंदोलन के समय भी बोला गया था ना, सरकारी नौकरियों का त्याग करो। तो यहां पर गांधी जी से प्रभावित होकर के इन 24 दिनों में साबरमती से लेकर के दांडी तक के बीच जो भी गांव में महात्मा गांधी जी गए, तो वहां के 300 सरकारी कर्मचारियों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो गांधी जी के साथ भले 78 लोग थे, लेकिन उनके पीछे पीछे जो है ना, पूरे आसपास के जो भी गांव वगैरह होते थे, पूरा हजारों लोग चला करते थे। उस गांव के लोग, उस गांव के आसपास के लोग, पूरे हजारों लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़ते। जब गांधी जी चलना शुरू करते, उनके पीछे पीछे चल देते, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय, ऐसे नारे लगाते हुए। और ये सारा कुछ जो है, ये पत्रकार वगैरह सब
सब के सब जो है उसको नोट करते जाते, क्योंकि इस समय तक तो भाई कैमरा वगैरह आ चुका था, वीडियो भी बनाया जाता था। इस टाइम तक वीडियो जो फिल्म वगैरह बनना भी शुरू हो गया था ना, वो तो 1895 से शुरू हो गया था। तो ये सारा कुछ होने लगा था और गांधी जी यही चाहते थे कि ये जो चीजें हैं पूरे दुनिया भर में जाए और जो ब्रिटिश सरकार है उसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस पर दबाव पड़े कि वो जो है भारत को स्वाधीन कर दे, भारत को पूर्ण स्वराज्य दे दे, भारत को जो भी उसकी डिमांड है उसको पूरी करे। तो ये गांधी जी चाहते थे और इसीलिए उन्होंने जो है ये पूरा जो तरीका उन्होंने अपनाया यात्रा करने का। नहीं तो वो बिल्कुल आते, आराम से आते, कुछ भी गाड़ी वगैरह में तुरंत, कितनी जो 390 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा से ज्यादा अगर उस जमाने में का जो ट्रेन है थोड़ा सा स्लो वगैरह चलता रहा होगा, फिर भी कितना एक दिन में तो आराम से पहुंच जाते। लेकिन उन्होंने जो है ऐसा तरीका चुना और इससे जो है पूरे लोग उनसे जुड़ने लगे थे। इस भी जितने भी गांव पड़ते सारे लोग उनसे जुड़ने लगे और रोज जो है अखबारों में ये खबर छपता था कि गांधी जी इस स्थान पर पहुंचे, वहां पहुंचे, इस टाइप से। तो ये जो है काफी मतलब लोग उनसे जो है धीरे धीरे पूरे देश की जनता उनसे जुड़ने लगी। तो ये गांधी जी ने बड़ा अच्छा तरीका निकाला। अच्छा, यहां पर जो सरोजिनी नायडू है जिन्होंने दांडी में महात्मा गांधी जी का स्वागत किया, तो इन्होंने ना महात्मा गांधी जी को बोला विधि भंजक तुम्हारा स्वागत हो। विधि भंजक मतलब क्या होता है? कानून तोड़ने वाला तुम्हारा स्वागत है। तो ऐसे ये चीज भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर जो गांधी जी हैं 6 अप्रैल 1930 को पहुंच करके नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और इसके बाद वो 9 अप्रैल 1930 को एक आदेश पत्र जारी करते हैं लोगों के लिए, जनता के लिए, कि आपको क्या क्या करना है। तो वो उसमें एक ये आदेश भी होता है कि जो व्यक्ति जहां पर भी है अगर वहां संभव होता है तो वो जो है समुद्र तट की ओर बढ़े और वहां पर नमक कानून का उल्लंघन करे। और इन चीज से प्रेरित होकर के, मतलब कि गांधी जी की इस दांडी यात्रा से प्रेरित होकर के दक्षिण भारत में मद्रास में जो अपने सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उन्होंने भी ऐसी ही एक यात्रा की। उसके बाद केरल में मालाबार तट में के केलप्पन, उन्होंने भी जो है ऐसी ही एक यात्रा की। मतलब कि देखा देखी में काफी कुछ हुआ, महात्मा गांधी जी ने ही प्रेरित किया और लोग जो है वहां भी काफी जुड़ने लगे। गांधी जी ने तो यहां तक बोला कि भाई किसी को यहां आने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जो है अपने अपने क्षेत्रों में ये चीज कर सकते हो। अब देखो भाई, हर जगह तो आपको समुद्र नहीं मिलेगा, हर जगह आपको नमक नहीं बना सकते। तो जो जंगल वाले इलाके थे वहां के लिए गांधी जी ने क्या बोला? गांधी जी ने बोला कि जिनके यहां जंगल है, मतलब कि अंग्रेजों ने क्या किया था? जंगल कानून लागू किया था। जैसे नमक बनाना, नमक बेचना, इस पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, वैसे ही अंग्रेजों ने जंगल पर भी अपना एकाधिकार बना रखा था कि जंगल से अगर पेड़ काटा जाएगा, लकड़ी तोड़ा जाएगा, पत्ता तोड़ा जाएगा, कोई फल तोड़ा जाएगा, तो वो जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाएगा। जो जंगल के आसपास में जो रहने वाले लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, जिनकी जीविका आमतौर पर जंगल से ही होती है, जंगल से वो लकड़ी लाते हैं खाना पकाने के लिए, जंगली वनोपज उनका राशन होता है। जैसे देखो जो गांव के लोग दतौन करते हैं, दातून हो गया, और भी काफी कुछ उनको जो है जंगल से मिलता है। तो ये सारी क्रियाकलापों पर भी रोक लगा दी गई थी। तो गांधी जी ने बोला जंगल कानून तोड़ो, आप लोग जो है शांतिपूर्वक जंगल में जाओ, एक आध टहनी काटो, एक आध कुछ भी झाड़ी वाड़ी काट दो, उससे जो है आपका कानून टूट जाएगा, आप गिरफ्तार कर लिए जाओगे। यहां गिरफ्तार होना था सबको, 90,000 लोग गिरफ्तार किए गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। इसके अलावा जो बिहार क्षेत्र में है वहां पर चौकीदारी टैक्स लिया जाता था, जो कि बेकार था। चौकीदारी टेस्ट भाई, अभी जो है हमारे देश में अगर चोरियां मान लो किसी शहर में बहुत ज्यादा होती है और सरकार बोले कि भाई आपके यहाँ चोरी ज्यादा हो रही है, तो हम लोग जो है अतिरिक्त पुलिस बल आपके यहाँ लगा रहे हैं, तो आपको जो है चौकीदारी टैक्स देना होगा। तो क्या ये सही है? सही नहीं है ना भाई। जो पुलिस का काम है, कहीं अगर चोरी कम भी हो रहा है, ज्यादा भी हो रहा है, तो एक समान वहां पर उसको देखना है ना, तो वो उसका काम है। लेकिन वहां जो है बिहार में चौकीदारी टैक्स लगा दिया गया था। तो गांधी जी ने बोला कि आप लोग जो है नमक कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते, आपके यहाँ समुद्र नहीं है, लेकिन वहां पर भी अंग्रेजों की अत्याचारपूर्ण नीतियां हैं, अत्याचारपूर्ण कानून है, जिसमें से एक था चौकीदारी टैक्स। उसका उल्लंघन करो, मत दो चौकीदारी टैक्स, जंगल कानून तोड़ो। तो ऐसे जो है गांधी जी ने इस नमक कानून उल्लंघन को अलग अलग तरीके से पूरे देश में फैलाया। तो ये जो यात्रा थी, ये बस एक यात्रा नहीं था, लोगों को जोड़ने का एक जरिया था और लोग इससे जो है जुड़ते चले गए। और उसके बाद फिर जो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, वो फिर ऐसा शुरू हुआ कि भारत के कोने कोने में फैल गया। मैंने बताया था जो नागालैंड में जो गैडेनियल्यू थी 13 साल की
बालिका, उसने भी वहां पर आंदोलन किया। इसके अलावा मद्रास हो, केरल हो या फिर पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, वो थे ना अपने सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, महात्मा गांधी जी के इतने बड़े भक्त थे कि वहां पर उन्होंने आंदोलन पूरी तरह से अहिंसात्मक चलाया। और वहां पर आंदोलनकारियों से प्रेरित होकर के वहां पर जब पुलिस वालों को यह ऑर्डर दिया गया कि इन आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाओ, तो वहां पर जो गढ़वाल रेजिमेंट के जो पुलिस वाले थे उन्होंने गोली चलाने से मना कर दिया। तो ये जो है ये यात्रा न होकर के लोगों को जोड़ने का जरिया था। तो मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों को ये जो दांडी यात्रा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो है आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप लोग ले लीजिएगा। अगर कोई चीज छूटा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।